गे DSC 1B HIST 8102 कोर्स को, जो कि आपका है 300 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक का। तो इसमें पहला चैप्टर है हमारा गुप्ताज एंड वाकाटकाज, गुप्त और वाकाटकों के बारे में। तो पहले हम गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश के राजाओं की बात करेंगे। गुप्त वंश से पहले तक का जितना भी आपने इतिहास पढ़ा, उस भारतीय इतिहास में आपने प्रारंभिक काल से लेकर पूर्व पाषाण काल से लेकर के आपने जो है संगम युग तक का भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसमें हम बात करेंगे गुप्त वंश से लेकर के जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, यानी कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों तक का भारत का इतिहास हम लेंगे। तो सबसे पहले हम गुप्त वंश की बात करेंगे। गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश भारत का एक ऐसा वंश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वंश माना जाता है। एक शानदार काल रहा है और इसी के साथ साथ इस काल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति और तरक्की हुई, जिसके अंतर्गत इसको प्राचीन काल का भारत का स्वर्णयुग नाम भी दिया गया। तो इस काल की जानकारी हमें प्रमुख जो स्रोत हैं उनसे मिलती हैं। बहुत से हमारे पास स्रोत उपलब्ध हैं जो कि साहित्य के तौर पर है, अभिलेख हैं हमारे पास, मुद्राएं हैं, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं, उस समय की भवन निर्माण कला है, मूर्तियां हैं, मंदिर है। तो इन सब को पढ़कर, देखकर, जानकर जो है हमें इस गुप्त वंश और उसके राजाओं तथा लोगों के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। तो सबसे पहले हम साहित्य की बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत बहुत ही प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें कि धार्मिक और लौकिक साहित्य हमारे पास है। हमारे पास पुराण हैं, स्मृतियाँ हैं, पुराण जिनकी संख्या 18। गुप्त काल के विषय में विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण जो है, ब्रह्म पुराण जो है, ये इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारी गुप्त शासकों की हमें उपलब्ध करवाते हैं। स्मृतियों में नारद, बृहस्पति, व्यास, हरित स्मृति इत्यादि हैं। इनसे भी हमें काफ़ी कुछ जानकारी जो है उस समय की मिलती है। लौकिक साहित्यों में चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में काफ़ी कुछ लिखा गया। कमंदीय नीति शास्त्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ साथ उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध जो लेखक हुए, जैसे कि विशाखादत्त उच्च कोटि का नाटककार, जिसने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम जैसे महान नाटकों की रचना की। खासकर देवी चंद्रगुप्तम को पढ़कर हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की काफ़ी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त मंजूश्री, मूलकल्प, वात्स्यायन का कामसूत्र, विजिका का कौमुदी महोत्सव, शूद्रक की मृच्छकटिक, कालिदास की कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका, अग्निमित्र। इसके अतिरिक्त और भी विष्णुगुप्त, जो कि इस समय का एक बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान हुआ, जिसने पंचतंत्र जैसी कहानियों को रचा। तो इन सब से हमें उस समय की कला, संस्कृति, साहित्य, लोगों के जीवन के बारे में, राजाओं के बारे में, इन सब को पढ़कर काफ़ी कुछ पता चलता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास है अभिलेखों की बात करें तो जानने में बहुत ही हमारी सहायता करते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग का अभिलेख, यानी कि इलाहाबाद स्तंभ लेख जिसको कहा जाता है, जिसके ऊपर समुद्रगुप्त के जीवन और विजयों के बारे में लिखा है। चंद्रगुप्त का विक्रमादित्य का दिल्ली के पास महरौली में एक लोहे का स्तंभ है, उसको हम देखते हैं तो उस समय की धातु कला का भी पता चलता है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ का भी लेख गुप्त सम्राटों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त हमारे पास और भी बहुत से, जैसे कि एरन का लेख है, इससे भी काफ़ी कुछ पता चलता है। फिर है मुद्राएं। गुप्त काल को जानने के लिए मुद्राएं भी बहुत सहायता करती हैं। सोना, चांदी, तांबे की बनाई गई मुद्राएं, सिक्के हैं। मुद्राओं से हमें विभिन्न राजाओं के बारे में, शासकों की शासनकाल की सही तिथि के बारे में, संगीत के बारे में, धर्म के बारे में, इसके साथ साथ हमें लोगों के बारे में, लोगों के जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मुद्राओं को देखकर मिलती है। इसके साथ साथ विदेशी यात्रियों की बात करें तो इस समय के दौरान चीनी यात्री फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में आया और 6 वर्ष तक वो भारत में रहा और एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक उसने लिखी जिसका नाम था फूको की।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल की भी जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य वंश की भी काफ़ी जानकारी उसके इस पुस्तक से मिलती है। बाद में आगे चलकर हर्षवर्धन के समय में जो चीनी यात्री हंसांग आया, उसने सियूकी नामक पुस्तक लिखी। वहाँ पर उसने गुप्त शासकों का भी वर्णन किया है। इत्सिंग, अल्बेरुनी इत्यादि ये जो थे भारत आए, जो बाद में जो के यात्री थे, इनके या लेखक थे या विद्वान थे, इनके लेखों से भी काफ़ी कुछ जानकारी गुप्त राजाओं के बारे में पता चलती है। इसके साथ साथ हमारे पास भवन और कला इत्यादि हैं, जिसमें मूर्तियाँ, मंदिर, बौद्ध की, जैन की, पौराणिक धर्मों की मूर्तियाँ, साथ ही साथ हिंदू धर्म के अंतर्गत ये जो मूर्तियां हैं सारनाथ, बनारस, नालंदा, मथुरा आदि स्थानों में भारी मात्रा से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त भूमरा का शिव मंदिर, जबलपुर के निकट तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भित्री गांव का विष्णु मंदिर, ये मंदिर जो है, इन मंदिरों को हालांकि बहुत से खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इनको आज भी हम देखते हैं तो इनसे हमें गुप्त राजाओं के संबंध में काफ़ी कुछ पता चलता है। तो ये हमारे पास विभिन्न तथ्य, प्रमाण या स्रोत हैं जो हमें गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अब लेंगे हम गुप्त राजाओं के विषय में। गुप्त राजाओं के बारे में, इनके इसकी उत्पत्ति के विषय में बहुत से मतभेद हैं। गुप्त वंश की उत्पत्ति के बारे में, लेकिन ये कहा जाता है कि गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त के द्वारा की गई। इस वंश के स्थापना के बारे में ये कहा जाता है कि श्री गुप्त के द्वारा, ये श्री गुप्त को इसका पहला शासक माना जाता है, 240 से 280 तक जिसने शासन किया। इलाहाबाद स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह समुद्रगुप्त का दादा था और महाराजा की उपाधि जिसने धारण की, ये उपाधि सामंतों के द्वारा प्रयोग की जाती थी। 280 तक उसने शासन किया, सिर्फ इतना ही पता चलता है। दूसरा हुआ घटोत्कच। घटोत्कच 280 से 319 तक सिंहासन पर बैठा, कोई ज़्यादा जानकारी इसके विषय में पता नहीं चलती है। फिर उसके बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये 320 से 335 तक जिसने शासन किया, गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ और इसने महाराजा की उपाधि छोड़कर महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और अपने वंश का ये पहला स्वतंत्र शासक था। इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा, विजयों के द्वारा अपना जो साम्राज्य था उसको काफ़ी विस्तृत किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे विवाह किया और इसके साथ साथ उसने इस विवाह से उसका जो ये कहा जाता है स्थिति बहुत ही मजबूत हुई और इस विवाह से संबंधित उसने जो मुद्राएं थी उनको भी प्रचलित करवाया। और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त स्वयं को लिच्छवियों का दोहता कहने में गर्व अनुभव करता था। इसके साथ साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने एक नया संवत चलाया। 26 फरवरी 320 को नया संवत आरंभ किया, जिसे गुप्त संवत भी कहते हैं। तो सभी गुप्त शासकों ने इसी संवत का प्रयोग किया और 600 वर्षों तक ये जो संवत था ये चलता रहा। जहाँ तक राज्य विस्तार की बात है तो चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार के बारे में निश्चित रूप से कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं मिलती है। हाँ, वायु पुराण से इसके बारे में पता चलता है कि उसके राज्य में गंगा, प्रयाग, साकेत, मगध के प्रदेश शामिल थे। 335 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ चंद्रगुप्त प्रथम तक ही बात करूंगी, बाकी आगे का समुद्रगुप्त के बारे में हम अगले जो वीडियो है उसमें बात करेंगे।